अंत में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपने, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे जो कार्यकर्ता साथी हैं, पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, उन सब से मेरी अपील है वो निश्चित इस कॉन्फिडेंस के साथ काम करें कि माननीय बहन जी ने सरकार बनाने का फैसला ले लिया है, तो उस पैटर्न पर काम करें जो माननीय काशीराम साहब ने हमको दिया है। तो इस मौके पर पुनः मैं इस बात की अपील करते हुए कि जो कार्यकर्ता साथी हैं या हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे देश की जनता है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उन सब से मैं ये गुजारिश करता हूँ, उनसे जय भीम करता हूँ कि आप लोग इस मिशन से जुड़ करके 2022 में अपनी सरकार बना लें। वो सरकार आपकी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, बहुजन की सरकार होगी, एक जन की नहीं, जाति विशेष की नहीं, सर्वजन की सरकार होगी। इसी के साथ मैं सबको जय भीम करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। साथियों, स्वागत है। मैं आपका मित्र मनोज अंतानी, और आज हमारे साथ बड़ी सम्मानित, बड़ी खास मेहमान स्टूडियो में हैं माननीय दयाराम सेन साहब, पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के मेरठ मंडल के प्रभारी नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं राजनीतिक सरगर्मियां जैसे जैसे 2022 नज़दीक आता जा रहा है, देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन राजनीति वर्चस्व पर है। बहुजन राजनीति, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे और भी तमाम नेता हों, हमारी बहन मायावती जी क्यों ना हो, तमाम नेता पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश पर वो अपना राज कायम करें। आइए इसी बात पर चर्चा करेंगे दयाराम सेन से। हम बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो कहना चाहते हैं उसे तमाम जनता सबके दिल और दिमाग में है जी। आज बहन जी के किए हुए कार्यों को पूरी जनता इस बात इसलिए पुकार रही है कि बहन जी जैसा शासन, बहुजन समाज पार्टी के शासन में जो समानता का स्वरूप देखने को मिला, वो किसी दूसरी सरकार में नहीं है। इसलिए आज का जो भाजपा की सरकार है, कम से कम बहुजन समाज पार्टी की सरकार से सबक लेना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता से सीख लेना चाहिए कि आज जो गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, पूरे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जनता को तहस नहस कर दिया है। चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से किया हो, चाहे तमाम तरह के विवाद, झगड़े, फसाद, तमाम इन चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। आज भी लॉकडाउन के माध्यम से कितने मजदूर बेघर हुए हैं, व्यापारी बेघर हुआ है, किसान बिल्कुल दुखी है। पूरा देश तो छोड़ो, दुनिया में ये कोरोना आया है, इसको हम सबको मिलकर के हमने सरकार के इशारे पर सरकार का साथ दिया है। उसके बावजूद सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस उजड़ रहे गुलशन को, जिसको बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, पूर्व सरकारों ने इस गुलदस्ते को सजाया, उसको उजड़ना न दे। ये हमारा मौजूदा सरकार से हमारी मांग है। माननीय बहन जी वक्त बेवक्त पर जिस तरह के अपराध आज उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, माननीय बहन जी ने हर मौके पर सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार इसमें पहल करे, गुंडागर्दी का जो सफाया करे, और इस तरह जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, उन राहत कार्यों पर कार्य करे। ये माननीय बहन जी हमेशा कहती रहती है। तो हम माननीय बहन जी के जो सुझाव हैं, हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि बहन जी के सुझावों पर सरकार अमल करे, जिससे जनता को फ़ायदा मिले। ये जिस तरह की नोटबंदी, झगड़ाबंदी
या जिस तरह के आज बर्बाद हैं जनता, उसमें सरकार से हमारी पुनः ये मांग है कि वो राहत दे। कपड़ा राज्य मंत्री आपको बनाया गया था, राज्य मंत्री थे उस समय बसपा सरकार में। 2007 की जो सरकार थी उसमें हम थे, 7 से 12। तो उस समय की सरकार में और आज की सरकार में बहुजन राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? अब बहुजन राजनीति को हम तो छोड़ो, चाहे किसान वर्ग रहा हो, चाहे मजदूर वर्ग रहा हो, चाहे व्यापारी वर्ग रहा हो, सब लोग सुखी थे, सब लोग अमन चैन से ज़िंदगी जीते थे। एक तरह का राम राज था। ऐसा शासन किसी दूसरी सरकार कोई नहीं दे पाई। विकास के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में कार्य हुए वो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे तो नोएडा के विकास की बात हो, लखनऊ के विकास की बात हो, और लखनऊ और विकास तो शहरी विकास हैं, लेकिन गांव और देहात तक जो विकास हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अंबेडकर योजना के तहत जो विकास गांवों में हुए, डीएम, एसएसपी, तमाम लोग रात में दिन में उनको चैन नहीं होता था, वो लालटेन लेकर के गांवों में घूमा करते थे। आज पूरा जंगल राज है। विकास के नाम पर जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन जी ने कराए वो ऐतिहासिक हैं। वो हर समाज के लोगों को उनका फ़ायदा मिला। अंबेडकर योजना के तहत जो भी विकास हुए उसमें चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ। उसमें कोई जाति विशेष के लोग उन सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठाते, सर्व समाज के लोगों को उनका फ़ायदा मिला। तो अगर सर्व समाज को फ़ायदा देने का काम किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो सरकार चलाई है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार चली है। तो हमारी तो ये इरादा है और माननीय बहन जी ने तय कर लिया है कि आने वाली जो 2022 में जो सरकार का गठन होगा वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में होगा। माननीय बहन जी ने तय कर लिया है, जनता का इशारा है। और तमाम नेतृत्व, जनता का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पलायन करके, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से पलायन करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। और सब लोग दिन प्रतिदिन उनका बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैसला माननीय बहन जी ने पुनः लिया है, सर्व समाज के लोगों को नेतृत्व देना, सबको राजनीतिक भागीदारी देने का काम जिस पैटर्न से किया था कि जो भाईचारा माननीय बहन जी ने बनाया था, उस माननीय बहन जी उस भाईचारे पर पुनः उन्होंने ध्यान दिया है। और हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को माननीय बहन जी नेतृत्व देना चाहती हैं, उनमें लीडरशिप देना चाहती हैं। उसके तहत माननीय बहन जी ने पुनः ये अभियान शुरू करने वाली है माननीय बहन जी कि भाईचारा एक कायम हो, भाईचारे का गठन हो। और भाईचारे के तहत पहले भी माननीय बहन जी ने सरकार बनाई थी। ये माननीय बहन जी ने कई जनसभाओं में बहन जी ने ये बात कही कि हमारी जो सरकार बनी है वो भाईचारे के आधार पर बनी है, भाईचारे के हिसाब से सरकार चलेगी। और चलाई माननीय बहन जी ने, तो भाईचारे का गठन भी माननीय बहन जी ने करने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे मौके पर हमें ये पूरा विश्वास हो गया कि जो बड़े फैसले माननीय बहन जी ने 2007 से पहले लिए थे, वो फैसले माननीय बहन जी ने पुनः 2022 से पहले ही, अभी लगभग 1.5 साल है, 1.5 साल पहले ही माननीय बहन जी ने ये फैसला लिया है कि हम भाईचारे के आधार पर भाईचारे को कायम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जनता को लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल, चाहे वो रंगनाथ मिश्र हो, चाहे सुरेंद्र कश्यप हो, पाल साहब हो, सभी को बहन जी ने, सभी को माननीय जिम्मेदारी दी है। और जो हमारे रूठे हुए कार्यकर्ता थे जी, जो किसी तरह निराश हो गए थे, उन तमाम जो दलों, दूसरे दलों में भी छोड़कर चले गए थे, माननीय बहन जी ने उनको सबको काम करने की अनुमति दी है कि वो अनुशासन में रह करके बहुजन समाज पार्टी के इस प्लेटफॉर्म पर काम करें। सबको सम्मान मिलेगा, सबको भागीदारी मिलेगी, सबको सुविधा मिलेगी, सबको नेतृत्व जो देना है, अपने लोगों को जो जनता को जो फ़ायदा पहुंचाना है, वो अपनी जनता के बीच में जाएं, उनकी बात सुनें, उनके दुख दर्द में शामिल हों। ऐसा निर्देश माननीय बहन जी ने हमें दिया है। तो हम जा रहे हैं रात दिन
पूरे क्षेत्रों में हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है, कहीं किसी के कुछ कष्ट हो, कहीं दुख हो, कहीं चाहे कोई किसी के खुशी का मौका हो, किसी दुख का मौका हो, हर मौके पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं। हम भी निरंतर हमारा ये सिलसिला चल रहा है। अब ये तय हो चुका है कि 2022 की सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। तो सेन साहब, आपको ऐसा नहीं लगता जो वर्तमान सरकार, जैसे आपने भी कहा कि बीजेपी सरकार से आपने अपील भी की कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से दलित उत्पीड़न बढ़े हैं, साथ ही साथ अब जैसे जैसे समय पूरा होता जा रहा है, ब्राह्मण समाज भी बीजेपी से रुष्ट नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निरंकुश सरकार हो गई है। उसका कोई अंकुश नहीं है, गुंडागर्दी पर अंकुश नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि विकास कार्य तो ठप ही पड़े हैं। मैंने पहले शुरुआत यहीं से करी थी कि पहले नोटबंदी, फिर तालाबंदी, इन्हीं तमाम चीज़ों में जनता को उलझाया, क्योंकि उन पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उनके पास कोई पैटर्न नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो सोच थी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन को लेकर के थी कि इस मिशन को जो बाबा साहब चाहते थे, सबको सम्मान, सबको भागीदारी, सबको हिस्सेदारी देने की बात बाबा साहब करते थे। उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, उस सोच के तहत माननीय बहन जी ने काम किया। छोटे मोटे जो दल बन गए हैं, कुछ युवा भटक गए हैं जी, वो बसपा कहने को कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बहुजन समाज का ही वोट है जो कटकर अन्य दलों में विभाजित हो रहा है और कहीं ना कहीं बसपा को भी नुकसान देगा आने वाले 2022 में। ये इस तरह के तो जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है जी, जब से अन्य दल तरह तरह के दाव अपने खेलते हैं और बीच बीच में खेलते रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर बहुजन समाज पार्टी पर नहीं पड़ता। माननीय बहन जी ऐसी छोटे मोटे उनसे घबराती नहीं है, इसका कोई असर बहुजन समाज पार्टी पर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अगर कोई कार्यकर्ता इधर उधर को भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया है, तो काशीराम साहब ने कहा था कि भटके हुए लोगों के चक्कर में ना पड़ करके जो अपने रास्ते पर आकर के अपना सीधा चलना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, अपने लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, उन लोगों के चक्कर में पड़ो, उनको आगे लाओ, उनको पैटर्न पे लाओ, उनको मिशन में काम करवाओ। ऐसे लोगों को लाने का निर्देश माननीय काशीराम साहब का भी रहा, माननीय बहन जी ने उसी तर्ज पर काम किया है। तो हमको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो तो चंद बिगड़े हुए लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनकी आदतें पक गई हैं, उनको कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए हम अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, टॉप के कार्यकर्ता माननीय बहन जी ने पुनः उनमें ऊर्जा भर के लगाई है। बहन जी पर अक्सर सोशल मीडिया पे तानाशाह होने का आरोप लगाया जाता रहा है। नहीं, बहन जी ने कोई इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। बहन जी ने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं का मामला रहा हो। कार्यकर्ता अगर कोई बदतमीजी करता है, कार्यकर्ता कोई अनुशासन में नहीं रहता है, तो उसको भी माननीय बहन जी बकसती नहीं है। बिल्कुल अपराध मुक्त सरकार देने का काम पहले 2007 में भी किया था, क्योंकि माननीय बहन जी किसी को नहीं छोड़ती थी। बड़े बड़े जो अपराध करते थे, बड़े बड़े चेहरे बसपा को छोड़कर निकले हैं, वो उनका सिलसिला पुनः बहुजन समाज पार्टी में पुनः उनका शुरू हो गया। मजबूरी है, बसपा की मजबूरी है उन्हें वापस लेना, या वो स्वेच्छा से आ रहे हैं? वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। आपने देखा होगा बस्ती से एक अपने पूर्व मंत्री पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, जो अन्य दलों में चले गए हैं। उनसे ज़्यादा सिलसिला बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने का है। कोई चंद स्वार्थी लोग, हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ में कहीं कोई जुड़ गया हो जा करके, स्वार्थी लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों को तो माननीय बहन जी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, चाहे वो सरकार में भी और बगैर सरकार के भी। आज भी माननीय बहन जी किसी को बख्शती नहीं है। जो गड़बड़ करने वाले बहुजन समाज पार्टी में नहीं बख्शे जाते। माननीय बहन जी ने क्या किया है? माननीय बहन जी ने किया है कि जो भी मंत्री गड़बड़ कर रहा है, जो विधायक गड़बड़ करता है, जो कार्यकर्ता गड़बड़ करता है, उसको खुद पुलिस को सौंपने का काम, ऐसी मिसाल केवल बहुजन समाज पार्टी नेता माननीय बहन जी के अंदर है, और कोई दूसरा ताकतवर इतना नेता हिंदुस्तान में नहीं है। 2022 के मद्देनज़र बहुजन समाज या सर्व समाज को
और ख़ासकर उन लोगों को या उन युवाओं को जो भटक गए हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से चलते चलते? उनके लिए माननीय बहन जी ने हमें निर्देश दे दिया है जी कि जो अनुशासन में रह कर के काम करना चाहते हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, उनको समझा बुझा करके मिशन मूवमेंट में लगाओ, उनको बाबा साहब के इस मिशन को वो समझें और काम करें, ताकि आने वाले समय में जनता का विकास हो, जनता को राहत मिले। ऐसा निर्देश माननीय बहन जी दे चुकी हैं। तो साथियों, आपने सुना 2022 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कड़े निर्देश बहन जी ने जारी कर दिए हैं अपने पदाधिकारियों को। क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरह जो रूठे हुए चेहरे हैं उनको भी मनाया जाएगा, या जो लोग बसपा को छोड़कर निकले कैसे उनको वापस लाने की जो रणनीति है, जैसे कि सैन साहब ने स्वयं बताया कि बहन जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि इस तरह से जो युवा जो भटके हुए उनको भी समझा बुझाकर वापस लाया जाए, क्योंकि अभी साल 1.5 साल चुनाव में है। लेकिन बसपा ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रम अपने जो काम है, जो जिनके लिए बसपा जानी जाती है, ज़मीनी स्तर पर एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए वो काम बसपा ने शुरू कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? सैन साहब के सुझाव जो उन्होंने दिए हैं वो कैसे लगे, उसके ऊपर अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर वीडियो में दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।